दोस्तों नमस्कार। आपका पैसा जाता कहां है? आपका पैसा बैंक में जमा होता है। बैंक ब्याज दर बढ़ा क्यों देता है? बैंक जब आपको कर्ज देता है तो ब्याज ज्यादा क्यों ले लेता है? बैंक में जब आप पैसा जमा करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट कम क्यों मिलता है? इस देश के भीतर में जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को वक्त पर पूरा क्यों नहीं किया जाता है? और बढ़ते बढ़ते बीते महीने की ही रिपोर्ट सरकार ने जारी की और खुले तौर पर कहा कि दरअसल 150 करोड़ से ऊपर की जो तकरीबन 350 परियोजनाएं हैं उस पर लगभग 4.5 लाख करोड़ का खर्चा बढ़ गया क्योंकि वह वक्त पर पूरा हो नहीं पाया और आने वाले वक्त में भी वक्त पर पूरा हो नहीं पाएगा। दरअसल इस देश के भीतर में हम अपने नुमाइंदों को चुनते हैं और चुनाव की तरफ टकटकी लगाकर लगातार देखते हैं कि दरअसल कौन जीतेगा, वही हमारा नुमाइंदा होगा जो इस देश की जनता का ख्याल रखेगा। 2014 में भी हमने एक सरकार को चुना। 2019 में कहीं ज्यादा बड़ी ताकत के साथ उसी सरकार पर दोबारा मुहर लगा दी। लेकिन इस दौर में इस देश की जनता का पैसा जो बैंकों में जमा था, सरकार ने उस पैसे के साथ क्या खिलवाड़ तो नहीं कर लिया? क्या वाकई वो पैसा चंद हाथों में चला तो नहीं गया? और सरकार ने चोरी पकड़ने के डर से कि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए तो उसने रिजर्व बैंक से कहा कि नोट छापो और नोट छापते चले जाओ तब तक जब तक बैंकों की बुक ठीक नहीं हो जाती है। और जो पैसा बांट दिया गया है उसको हम गायब कर देंगे आपकी किताब से। यानी इस देश के भीतर में जो नॉन परफॉर्मेंस एसेट जिसको एनपीए कहते हैं वो कभी भी बढ़ेगा नहीं। और जब बढ़ेगा नहीं, किताबों में ठीक होगा तो फिर क्या दिक्कत है? और ऐसे में अगर कुछ बैंकों ने बहुत गलत तरीके से इस दौर में खूब कर्ज दे दिया और कर्ज लौट नहीं पा रहा है क्योंकि कर्ज लेने वाले ने कहा पैसा हमारे पास है ही नहीं, तो उन बैंकों को लेकर हम एक नई पॉलिसी बनाते हैं और इस देश के भीतर में बैंकों के मर्जर की शुरुआत करते हैं। यानी बैंक एक दूसरे से जुड़ते चले जाएं और फिर जब उनकी किताब बने तो बार बार यही लगे कि दरअसल इस बैंक की किताब कितनी शानदार है, एनपीए कितना कम है और इस देश के भीतर बैंकों द्वारा दिया गया कर्ज कहीं दिखाई ही नहीं देगा। कितनी बड़ी रकम इस देश की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है और वो रकम कहां चली जाती है और जिनके पास चली जाती है वह एक दो नहीं कितने बैंकों से इस तरीके का कर्ज लेते हैं। इस कच्चे चिट्ठे को आज समझने के लिए हमें लगता है कि सत्ता की उस रेड कारपेट को हटा देते हैं जो आपको बार बार चुनाव की तरफ ले जाती और कहती है चुनाव ही देखो, क्योंकि समूची सत्ता तो चुनाव में ही मशगूल है, तो आप दूसरी तरफ क्यों देखेंगे? तो एक क्षण के लिए आपको उस रेड कारपेट को हटाना होगा, अन्यथा आपका ध्यान बार बार जाएगा कि गुजरात में क्या हो रहा है। वहां प्रधानमंत्री भी हैं, वहां गृह मंत्री भी हैं, वहां 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, वहां 6 कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। भूल जाइए इस बात को। इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ और इस देश की इकोनॉमी को ना संभाल पाने की स्थिति और फिर बिगड़ी हुई इकोनॉमी को संभालने की जगह और ज्यादा बिगाड़ कर इस देश की जनता को सरकार अपने निर्णयों पर कैसे निर्भर बना देती है और नारा देती है आत्मनिर्भरता का। आज इस कारपेट को हटाकर जरा परखने की कोशिश इसलिए कीजिए क्योंकि यह पैसा हमारा और आपका ही था जो बैंकों में जमा था। नए नोटों की शक्ल में आरबीआई ने उसमें डाल दिया, लेकिन सरकार ने खेल कितना किया? बहुत साफ तौर पर बताएं तो बीते 5 बरस के भीतर जो सरकार ने 10,09,510 करोड़ रुपए एनपीए जो दिखाई देना चाहिए था वह गायब कर दिया। अब किसी बैंक के भीतर जो कर्ज लिए गए होंगे, एक दो नहीं दर्जनों बैंक से, वह आपको किसी बैंक की बुक में दिखाई नहीं देगा और सरकार कहेगी देखिए एनपीए कितना कम है। पार्लियामेंट के भीतर जवाब देगी और पार्लियामेंट के भीतर भी बताएगी, जिन आंकड़ों को रखेगी उन आंकड़ों पर भी आज गौर कीजिएगा, जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए। बीते 5 बरस में 10 लाख
9,510 करोड़ रुपए एनपीए के जो नहीं दिखाई दिए वो दरअसल सरकार ने रिटर्न ऑफ कर दिए, यानी वसूली उसकी नहीं हो पाई, वो लौटा नहीं पाए तो उसको बैंक अपनी किताब से हटा दें। उसकी एवज में हम व्यवस्था करेंगे कि रिजर्व बैंक के जरिए आपके पास वो पैसा भी आ जाए और उसको किसी ना किसी रूप में आप वसूलने के तौर तरीके नए नए निकालते रहिएगा। यह अलग बात है, इन्हीं 5 बरस में जो सरकार ने रिकवर किया वो सिर्फ 1,32,036 करोड़ रुपए था, लेकिन 10 लाख करोड़ से ज्यादा का खेल जो था इस दौर के भीतर में एनपीए की रकम को निकाल कर दिया गया। आप कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा पहले भी होता रहा है, इससे पहले किसी सत्ता में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी रकम को लेकर, और इसका असर राज्यों पर पड़ा, परियोजनाओं पर पड़ा, बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज को लेकर जो आरबीआई देता है, जो रेपो रेट का बढ़ना है जो दिसंबर में फिर बढ़ जाएगा, और इसी प्रक्रिया में जनता को इंटरेस्ट किस तरीके से उससे वसूली की जाए यह भी बढ़ गया। और यह सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, जो सरकार का पूरा आंकड़ा है, जो आरबीआई का पूरा आंकड़ा है। अब इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो मनमोहन सिंह की सरकार, एक आंकड़ा निकल कर आया कि बीते 10 बरस में जो कुल आंकड़े थे वह 13,22,309 करोड़ के थे जो सरकार ने रिटर्न ऑफ कर दिए। उसमें से हमने 5 साल का बताया आपको 10,09,510 करोड़। अब इसके बाद अगला सवाल होता है कि दरअसल मोदी सत्ता को आए हुए 8 साल हो गए, तो इन 8 बरस के भीतर में उसने 12,47,082 करोड़ रुपए रिटर्न ऑफ कर दिए, यानी जिन्होंने कर्ज लिया था वो नहीं लौटा पा रहे थे और उन्होंने बैंक को लिख कर दिया, और विलफुल डिफॉल्टर इसी को कहते हैं। सवाल उसके बाद आया कि जब आप वसूल नहीं पा रहे हैं तो क्या पहले भी होता था? हमें लगा कि जो आरबीआई का जो पूरा आंकड़ा निकल कर आया 10 साल का, उसमें 2 साल तो मनमोहन सिंह के भी होंगे, तो मनमोहन सिंह के 2 साल के काल में यानी 2012-13 और 13-14 उस फाइनेंशियल ईयर में मनमोहन सिंह ने जो रिटर्न ऑफ किया था वो संख्या थी 75,227 करोड़ 2 बरस में। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी बनते हैं प्रधानमंत्री, साल दर साल देखिए, पहले साल 58,000 करोड़ रुपया रिटर्न ऑफ होता है, माफी होती है, उसके बाद 70,000 करोड़ रुपए दूसरे बरस में, तीसरे बरस में यह बढ़कर 1,08,000 करोड़ पार कर जाता है, चौथे बरस में 1,61,000 करोड़ रुपए पार कर जाता है, पांचवें बरस में यह 2,36,000 करोड़ रुपए पार कर जाता है। ये एट पार है, क्योंकि इसके बाद 2,34,000 करोड़, उसके बाद 7वें साल में 2,02,000 करोड़ और पिछले साल 1,74,000 करोड़। ये 8 साल का वो खाका है जिसके भीतर एक सवाल होता है कि आपने बैंकों से इसे गायब किया और एनपीए कम क्यों दिखलाया। आज की तारीख में सरकार कहती है जो एनपीए है वो बैंकों में जो जमा टोटल रकम और एडवांस होती है उसका सिर्फ 5.9% है, लेकिन जो रिटर्न ऑफ कर दिया गया अगर आप उसको भी जोड़ दीजिएगा तो ये एक झटके में 12% को पार कर जाएगा। और 12% का मतलब यह है कि दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में जब आप परखना शुरू कीजिएगा तो लोग मान लेंगे कि भारत के बैंकों की गत बहुत बुरी है, यहां पर हाथ मत डालिए। लेकिन किसी भी बैंक को जब कोई खरीदना चाहता है, जिस दिशा में सरकार बेचने को उतारू है, तो वह उसकी बुक देखता है, तो बुक को ठीक कर लीजिए और उसमें एनपीए कम से कम दिखाइए। ज्यादा दिखाइएगा तो बैंक डूब ना जाए, लोगों का भरोसा बैंक से उठ ना जाए, सरकार की फाइनेंशियल पोजीशन की साख डामाडोल ना हो जाए। इन सभी से बचने के लिए यह पूरा खेल किया जाता है। लेकिन इसके बाद अगला सवाल यह आता है, सरकार जो जानकारी देती है कि आखिर किनके माफ किए गए, कौन से लोग थे वो और कितनी बड़ी तादाद में थे। हमने जो बीते 8 बरस का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला, जाहिर है उसमें महल चौकसी भी थे, उसमें नीरव मोदी भी थे, उसमें कानपुर वाले कोठारी साहब भी थे, उसमें आरईआई एग्रो लिमिटेड चलाने वाले झुनझुनवाला भी थे, उसमें विजय माल्या की किंगफिशर भी आती है, उसमें हर कोई था, उसमें ज्यूम डेवलपर्स भी था, बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े नाम और बड़ी बड़े कर्ज और ना लौटा पाने की स्थिति जो एनपीए में तब्दील होते चले गए, यह भी एक फैक्ट है। अब यहां पर आइए कि जब कुल मिला के देखा गया तो असल में 2,964 ही ऐसे लोग हैं
इस देश के भीतर में जिनको ये पैसा दिया गया और उन 2,964 लोगों की जिंदगी में विलफुल डिफॉल्टर होने के बाद भी कोई जिंदगी जीने के रवैये में असर नहीं आया। चार्टेड से घूमना है, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखनी है, दुनिया के अलग अलग बाजारों को संभालना है, भारत के बाहर उनका हेडक्वार्टर चलता है, अलग अलग मार्फत से चलती हैं चीजें, वह दूसरी कंपनियों को हायर करते हैं, एनसीएलटी के दरवाजे पर भी कभी कभी पहुंच जाते हैं, आईबीसी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, किसी कंपनी को ले भी लेते हैं सरकार के जरिए। लेकिन कुल मिला के 2,964 ही ऐसे इंडिविजुअल लोग, इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल कॉरपोरेट हैं जो शुमार हैं। लेकिन अगर टोटल जोड़ना शुरू कीजिएगा कि इन्होंने जितने बैंकों से कर्ज लिया उन सारे केसेस को मिला दीजिएगा तो ये केस बढ़कर 8,642 हो जाएंगे। यानी ये ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एक ही बैंक को चूना लगाता है। मसलन मेहुल चौकसी का नाम लीजिए, जिनका विंसम डायमंड हुआ करता था ज्वेलरी लिमिटेड, सेंट्रल बैंक से लिया, कैनरा बैंक से लिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिया, पीएनबी से लिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से लिया। इसी तरीके से गीतांजलि जेम जो नीरव मोदी का था, पीएनबी से भी लिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से भी लिया, आंध्रा बैंक से भी लिया। कानपुर वाले कोठारी जो रोटोमैक एक्सपोर्ट और रोटोमैक प्राइवेट लिमिटेड बनाकर चलाने लगे, कलम से बात आगे बढ़ गई, लिखते लिखते लव हो जाए, कहते कहते ऐसा प्रेम हुआ उनको इस देश के नोटों से और बैंकों से कर्ज लेने का कि बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इतने बैंकों से उन्होंने कर्ज ले लिया, लेकिन लौटा नहीं पैसा। केस हैं, केस चल रहे हैं, जांच हो रही है, उस पे ना जाइए, क्योंकि यह एक पूरा सिस्टम का हिस्सा होता है जिसमें कैसे रिटर्न ऑफ किया जाए, कैसे बैंकों के लिए नोट की व्यवस्था की जाए, कैसे रेपो रेट बढ़ाकर इन्फ्लेशन कम करने की सोची जाए, और कैसे लोगों को जो उनका पैसा बैंकों में जमा है उन पर कैसे बोझ डाला जाए। यह एक पूरा सिस्टम का हिस्सा है जो उस इकोनॉमी के आश्रय चल रहा है जिन्हें हमने चुना 2014 में और 2019 में, और अब 2024 नजदीक आ रहा है। इसी में विजय माल्या का नाम भी ले सकते हैं, उन्होंने भी एसबीआई से लिया, पीएनबी से लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया। चीजें लौटी कैसे और लौटेंगी कैसे, यह एक बहुत दूर की गोटी है। लौटती नहीं है कुछ चीजें, वो तबका नए तरीके से तैयार हो जाता है, और जब वो तैयार होता है और जब हमने परखना शुरू किया कि उन बैंकों ने अपने तौर पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई, यानी मान लीजिए 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 2019 के इलेक्शन में फिर आप जीत गए, तो पता चला कि नहीं, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी। रिस्ट्रिक्शन का मतलब यह होता है कि जैसे 2019 तक एसबीआई के जो डिफॉल्टर्स थे उनकी संख्या थी 685, तो रुक जाना चाहिए था, वो डबल हो गया, बढ़ गया इस दौर में। पीएनबी के 325 डिफॉल्टर थे 2019 तक, वह इस दौर में बढ़कर दुगने हो गए। बैंक ऑफ बड़ौदा के 355 हुआ करते थे, वह भी 1.5 गुना बढ़ गए। बैंक ऑफ इंडिया के 184 थे, वह भी बढ़ गए। तो बैंकों की पूरी कतार है जो बढ़ती चली गई। उसमें ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स, इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक 57 ही थे 2019 में, लेकिन अब 100 पार कर गए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 42 थे जो 100 पार कर गए। कॉर्पोरेशन बैंक 58 था जो 100 पार कर गए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 69 था जो 150 के करीब पहुंच गया। डिफॉल्टर्स की तादाद लगातार बढ़ती चली जाना और बरस दर बरस सरकार द्वारा माफ किया जाना, रिटर्न ऑफ किया जाना, जो इससे पहले कभी नहीं था। यानी इस देश के भीतर में शुरुआत से भी ले लीजिएगा तो भी आपको 12,47,082 करोड़ रुपए जो बीते 8 बरस में सरकार ने माफ किए। और इसका एक्सट्रीम है लास्ट 5 ईयर, क्योंकि 2 बरस में तो कम आया, 2 लाख करोड़ ही आया, लेकिन 5 बरस में दुगना था। हर बरस 2 लाख करोड़ के एवरेज से चल रहा था, इसीलिए 10 लाख करोड़ को यह पार कर गया जो रिटर्न ऑफ किया जा रहा था। यहां पर एक और सवाल आता है कि दरअसल यह खेल जब लूट का चलता है और इस तरीके से जब रिटर्न ऑफ किया जा रहा है पैसा, और जो पैसा जो नहीं चुका पा रहे हैं उनकी परिस्थिति, लेकिन उसका सीधा असर इस देश पर पड़ता है। मसलन जो बुनियादी ढांचा क्षेत्र है उसमें 380 परियोजनाएं हैं जो 150 करोड़ से रुपए से अधिक की हैं। इसमें सरकार ने अक्टूबर के बारे में जानकारी दी कि बीते महीने उनका एक डाटा सामने आया। जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि हम परियोजनाओं को लटकाते नहीं हैं, अटकाते नहीं हैं, टालते नहीं हैं, खुले तौर पर सरकार के आंकड़े कहते हैं कि दरअसल 4,58,000 करोड़ रुपए की लागत इसलिए बढ़ गई कि 380 परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसमें बेसिक चीज जो थी पैसे का ना होना, और पैसा नहीं है तो आप जमीन या भूमि अधिग्रहण भी
कर नहीं सकते हैं, उसमें भी आपको पैसा देना होता है, तो आप कैसे परियोजनाओं से खिलवाड़ करते हैं। दूसरी स्थिति, जो सभी कॉमर्शियल बैंक इस देश के भीतर में हैं, सरकार की नीतियों का सीधा प्रभाव उसी जनता पर पड़ा जिनके पैसे को उन्होंने चंद हाथों में दे दिया। जो आंकड़े हमने बताए आपको 2964, लेकिन असर क्या पड़ता है? असर यह पड़ता है कि सरकार कर्ज माफ करती है एनपीए कम बताने के लिए, और बैंक कर्ज पर ब्याज बढ़ाते चले जाते हैं इस दौर में, और जमा होने वाली रकम पर जो ब्याज था, अगर आप ध्यान दीजिए बीते 6 महीने में, मई से अक्टूबर के बीच में अगर आप देखिए तो 0.48% ही ब्याज बढ़ा जो आप पैसा जमा करते हैं, लेकिन जो कर्ज लेते हैं उस पर 0.85% बढ़ गया। इसको और सरल तरीके से समझिए, मान लीजिए आपने एफडी लिया, एफडी पर कल तक था 6% आपको इंटरेस्ट बैंक देता था, अब वो देगा 6.48%, तो 48% बढ़ गया, डुगडुगी सरकार ने बजाई। लेकिन दूसरी तरफ अगर मान लीजिए आप होम लोन लेते हैं, घर बनाने के लिए आप कर्ज लेते हैं, तो कल तक 7% था, मई से पहले 7% था, अब बढ़ के 7.85% हो गया, जो दिसंबर के बाद और बढ़ जाएगा क्योंकि रेपो रेट बढ़ जाएगी। तो पूरी बैंकिंग प्रणाली सरकार की उन पॉलिसी पर चलती है जिन पॉलिसी के जरिए सरकार चंद लोगों को सहेजते हैं, और उनकी सुविधाओं के लिए इस देश के बैंकों को नहीं, जनता को चूना लगाया जाता है। बैंकों की भरपाई तो नोट छाप के कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद जो महंगाई बढ़ती है और जो परेशानी होती है वो जनता के ऊपर ही आएगी। और इसका एक असर हमें लगता है यह भी देखना चाहिए, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए वो पार कर रहे हैं। बजट में एलोकेशन किए गए थे सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए, अब वो 3 लाख करोड़ रुपए एवरेज माना जा रहा है, पार कर जाएंगे। दिसंबर तक ये चलेगा ही। इससे पहले 2020 में, यानी सबसे मुश्किल वक्त के दौर में भी ऐसी स्थिति नहीं थी जो मौजूदा वक्त में है। तो इकोनॉमी ना संभाल पाना, उसके लिए कोविड काल को दोषी देने की जरूरत नहीं है। अगर आप बैंकों की प्रक्रिया को समझ रहे हैं और सरकार के द्वारा रिटर्न यानी कर्ज माफी की जो ऐलान को सुन रहे हैं, तो वो कोविड से पहले भी था और ज्यादा रवानगी के साथ था। कोविड के बाद जो आया उसमें भी ज्यादा रवानगी के साथ शुरू हुआ। कोविड काल ने तो इस देश में सरकार को राहत दे दी कि धंधे पानी बंद हो गए, सब काम घर से चल रहे हैं, बैंकों की प्रणाली उस रूप में चल नहीं रही है, तो वहां पर उनको उतना चूना नहीं लगा। लेकिन उससे इकोनॉमी जब आप नहीं संभाल पाते, और इकोनॉमी अगर चलने लगती है और उसको चलाने के लिए आप चंद हाथों में इस देश की पूंजी को कैसे सौंपते हैं, इस पर एक वाइट पेपर सरकार से मांग तो करनी चाहिए ना। हम इस पे आते हैं, पहले और समझिए इसका असर क्या होता है कि पूरे राज्यों का वित्तीय ढांचा भी डगमगा जाता है। लेकिन जो हम आपसे बात कर रहे थे फूड सब्सिडी की, वो मैक्सिमम थी 2020-21 में जब कोविड काल था, 5.2 लाख करोड़। लेकिन सरकार ये नहीं बताती है कि उस 5.2 लाख करोड़ में दरअसल 3,40,000 करोड़ रुपया जो था, जो एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि लोन में चली गई, 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज उस पर हो गया, उसके लोन को चुकता करने के लिए 3,40,000 करोड़ रुपए वहां शिफ्ट किए गए और बताया गया कि दरअसल ये फूड सब्सिडी का पैसा है। तो पैसे का ट्रांसफर भी इधर से उधर बड़ा खेल होता है इस दौर में। सरकार जब इकोनॉमी से खिलवाड़ करे तो कहीं के आपको छोड़ेगी नहीं, और आप समझ नहीं पाएंगे तो उस एक आंकड़े रख देती है कि देखिए 2020-21 में हमने 5,20,000 करोड़ रुपए फूड सब्सिडी पर किए। ये नहीं बताया कि एफसीआई गोडाउन डूब क्यों रहे हैं, ये नहीं बताया कि एफसीआई के पैरेलल में आपने अडानीज के गोडाउन को आपने महत्व देना शुरू कर दिया है। राज्यों ने अडानीज के गोडाउन से समझौता करना शुरू कर दिया है, एफसीआई गोडाउन में वो नहीं जाते हैं। तो कर्ज में डूबती हुई परिस्थिति में ऐसे कॉरपोरेट और पीएसयूज को भी जो डुबाने का आप काम करते हैं, ये सरकार नहीं बताएगी। अब इससे राज्यों का वित्तीय घाटा जो है वो 78% तक बढ़ गया। आप कल्पना कर रहे हैं 78% का मतलब क्या होता है? हम इसका एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि राज्यों का जो वित्तीय घाटा था, जब मोदी सरकार केंद्र में आई तब कुल मिला के सिर्फ 2 लाख करोड़ हुआ करता था, लेकिन 2021 में वो 9,03,000 करोड़ हो गया।
अब इसके एवज में होता है कि अच्छा कर्ज तो भाई 8 साल में दुनिया बदल गई, देश भी बदल गया। तब यहां पर सवाल है कि जो स्टेट का जो अपना टैक्स रेवेन्यू है वो 2014 में कितना था और 2021 में वो कितना था। चूना उस पर भी लगा क्योंकि 2014 में वित्तीय घाटा 2 लाख करोड़ था और 2014 में जो अपने टैक्स रेवेन्यू स्टेट्स के हुआ करते थे वो 7 लाख करोड़ हुआ करते थे। तो ध्यान दीजिए, 2 लाख करोड़ का वित्तीय घाटा, रेवेन्यू 7 लाख करोड़। 2021 में क्या हुआ, 9,30,000 करोड़ का वित्तीय घाटा और रेवेन्यू सिर्फ 11 लाख करोड़। राज्यों की हालत खस्ता नहीं होगी तो क्या होगी। लगातार वो बढ़ते चला गया और बढ़ते बढ़ते उसमें उनकी कमाई क्या होती है। जीएसटी सबसे बड़ी कमाई जो सरकार देती नहीं है, 42% जीएसटी से आता है, वैट से 19% आता है, एक्साइज ड्यूटी से 13% आता है, स्टैम्प ड्यूटी से 11% आता है, उसमें भी कमी आ गई। और अगर आप सबसे बुरी गत में 5-6 राज्यों को देखें तो सबसे ऊपर बिहार का नाम, फिर राजस्थान का नाम, फिर छत्तीसगढ़ का नाम, फिर उत्तर प्रदेश का नाम, फिर महाराष्ट्र का नाम, फिर कर्नाटक का नाम। ये स्थिति है इस देश के भीतर में, जो अलग अलग तरीके से बैंकों की हालात, बुनियादी ढांचा, फूड सब्सिडी, राज्यों का वित्तीय घाटा और ये सारी परिस्थिति में आखिर के 4 सवाल जो इस सरकार से पूछे जाने चाहिए। पहला सवाल, इस देश के कॉरपोरेट का नेटवर्क जो बड़ा, उसमें कितनी सरकारी पूंजी आपने ट्रांसफर की और जो भारत की जीडीपी नीचे चली गई उसकी एवज में कंपनियों का जो नेटवर्थ बढ़ा, क्या वो एक समान तो नहीं है। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, इस देश की जो अपनी संपत्ति, अपनी पूंजी जो बैंकों के जरिए काम कर रही थी और आरबीआई का काम उन बैंकों को संभालना था, तो क्या आरबीआई से आपने किसी तरीके से कोई डिस्कशन किया कि हम इतना रिटर्न ऑफ कर रहे हैं और उसकी भरपाई कैसे होगी, कोई डिस्कशन किया। सरकार कह सकती है हमने किया, जैसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमने नोटबंदी के वक्त 6 महीने तक डिस्कशन किया था आरबीआई से और संयोग से उस वक्त आरबीआई के जो गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्होंने खुले तौर पर कहा हमसे कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। तो गवर्नर कह रहा है नहीं, सरकार कह रही है हाँ, ठीक सिचुएशन यहां पर आएगी। तीसरा सवाल, जो जनता का पैसा बैंकों में जमा होता है, इसकी एवज में इस देश के भीतर में कोई दूसरा माध्यम बचा ही नहीं कि जनता इन्वेस्ट कहां करे और पैसे से पैसा कैसे बनाए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है बैंकों के साथ जाना और बैंकों की अलग अलग योजनाओं के साथ खड़े होना। सरकार कहेगी बिल्कुल सही है, उसी पैसे से तो हम देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। तो तीसरा सवाल यह है कि अगर उस पैसे से करते हैं तो इस दौर में लगभग 358 योजनाएं क्यों रुकी हुई और 4,58,000 करोड़ रुपया लागत क्यों बढ़ गई, वो पैसा कहां गया। और चौथा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या सरकार कोई व्हाइट पेपर ला सकती है इस देश के भीतर में बैंकों से जो कर्ज जिन्होंने लिया, जो विलफुल डिफॉल्टर हैं, जिन्होंने खुले तौर पर कहा हम पैसा नहीं देंगे, उनकी जिंदगी अभी कैसे चल रही है और एनपीए जो था अगर रिटर्न ऑफ नहीं किया जाता तो वो कितना परसेंटेज हो जाता। क्या कोई व्हाइट पेपर ला सकती है। और इसके ठीक पैरेलल में एक नत्थी और कर लीजिए, क्या व्हाइट पेपर लाया जा सकता है कि जो कॉरपोरेट को पैसा दिया गया और मित्रों को जो पैसा दिया गया उसको भी इस व्हाइट पेपर में जोड़ दिया जाए, क्योंकि आखिरकार देखना समझना तो आरबीआई को ही है। या सरकार हाथ खड़े कर देगी और कहेगी इस चुनाव में हमें जिता दीजिए क्योंकि हम सेवा के लिए आए हैं और सेवा ही हमारा परम धर्म है, और आप तालियां बजाएंगे। सब कुछ सामने है, सारा खेल सामने है, कैसे लूट होती है, कैसे सिस्टम चलता है और कैसे चुनाव होता है और हम चुनाव के परिणामों का इंतजार कैसे करते हैं। खुली आंखों से यह जादूगरी मौजूदा सत्ता की असल कारीगरी है, जिसको समझ लीजिए तो ठीक, ना समझिए तो चुनाव आपके सामने है, फिर उसके बाद अगला चुनाव सामने है और फिर उसके बाद अगला चुनाव सामने है और उसके बाद यही दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का अनूठा मंत्र हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।